गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर्व मित्रांनो. चला, आज आपण या व्हिडिओमध्ये सविस्तररित्या जाणून घेणार आहोत ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे दोन बीट आपण आज अभ्यासणार आहोत आणि यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत वेटलेसनेस कंडिशन, म्हणजे वजन विरहितता. हे आपण वजन विरहितपणा हा आपण यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. पण या व्हिडिओमध्ये मात्र आपण पाहणार आहोत ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. यालाच आपण गुरुत्वीय स्थितीज ऊर्जा. आणि दुसरा बीट आपण अभ्यासणार आहोत आणि तो म्हणजे एस्केप वेलोसिटी, ज्याला आपण मुक्ती वेग असे म्हणतो. यानी कि बच्चों, आज के इस पीरियड में, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि मराठी में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और एस्केप वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज इन मराठी मुक्ति वेग. इस तरह से हम दो बीट इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझ लेने वाले हैं, हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं. थोड़ी सी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, फिर भी मुझे पता है, मुझे मालूम है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप पूरा एंड तक ये वीडियो आप देख लोगे. क्योंकि अगर ये वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है, वो हाइट के ऊपर डिपेंड करती है. लेकिन एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बहुत सारे बच्चों को 12th को भी नीट एग्ज़ाम भी फेस करते हैं, नीट एग्ज़ाम पास भी हो जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर भी बन जाते हैं, मेडिकल को भी लग जाते हैं, फिर भी उनको एक्चुअली इसका मीनिंग समझ में नहीं आता. एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आंसर भी निकालते हैं खाली फार्मूले के ऊपर, लेकिन एक्चुअली बेस कंसेप्ट क्या है ये कंसेप्ट उनको मालूम नहीं होता, पता नहीं होता. इसलिए ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से अगर आपको समझना है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा. ओके, तो चलो हम पढ़ते हैं. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजू सिरसाट और आप देख रहे हैं जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल और जीनियस साइंस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. तो दोस्तों, इस सिस्टम पे, जीनियस साइंस प्लेटफॉर्म पे आपको साइंस के साथ साथ आपको एक कॉन्फिडेंस भी दिया जाता है, जो कि ज़िंदगी भर जीने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. नैतिक मूल्य भी हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि हम भी ट्राई करते हैं कि मेरे भी पास वो नैतिक मूल्य रहें. मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी उसी तरह से जीने का एक प्रयत्न करता हूँ. तो दोस्तों, चलो हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी क्या है. अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, बेल आइकॉन दबाओ, ताकि आगे आने वाला जो कुछ भी अपना वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. यानी कि आपको लिंक की राह देखना, लिंक सर्च करने की ज़रूरत नहीं. मैं जब भी इधर ऑनलाइन लाइव आऊँगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा और आप वो देख सकोगे. इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और बेल आइकॉन दबाना भी ज़रूरी है, ताकि अगर आगे के वीडियो, आने वाले वीडियोस आपको चाहिए है तो. ओके, तो बच्चों, दोस्तों, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है. चलो, ये आगे का बीट हम देखते हैं. मैंने आपको अच्छी तरह से एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है और करने वाला हूँ. व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सप्लेन इट. बहुत ही सीधा और सादा सा कंसेप्ट है, लेकिन समझ में आता नहीं है, बहुत बार समझ में आता नहीं, क्योंकि कौन सा भी कंसेप्ट स्टूडेंट को अच्छी तरह से पढ़ाना और अच्छी तरह से उनका कंसेप्ट कंप्लीट करना, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है. मैं सब बच्चों को यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कुछ भी आप यहाँ कमेंट करोगे, ये कमेंट आप थोड़ा सा सोच समझ के करिए. एक ही कमेंट 3-3, 4-4 बार कमेंट ना करें, मैं इधर से ब्लॉक कर देता हूँ. अगर कोई बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है, कुछ भी कमेंट कर रहा है, तो मैं उसका इधर नाम कभी नहीं लेता. बहुत सारे बच्चे हैं कि जैसे कि मेरे बेटे जैसे हैं, मेरी बेटियां जैसी लड़कियां हैं,
और मेरे माँ बाप जैसे बहुत सारे टीचर हैं, मुझसे भी बड़े हैं, मुझसे भी उम्र से ज़्यादा है, वो लाइव देख रहे हैं। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कोई भी बच्चा कमेंट करता है तो कमेंट आपकी माँ बाप बहन वो देख रही है ऐसा इमेजिन करो, और ये कमेंट देखने के बाद उनको कैसा लग रहा होगा वो इमेजिन करके उसी टाइप का आप कमेंट करिए। अच्छा लग रहा होगा ऐसे कमेंट करिए, ओके, ऐसे ही आंसर पूछिए। ओके, चलो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सप्लेन इट, इस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। ये मैं जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हमारा बोर्ड का जो किताब है इससे ही ले रहा हूँ, और मैं जो कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको देने वाला हूँ, जो दे रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो सीबीएसई की किताबों में से भी रहेगा। आपको पता है मैं खाली हमारे स्टेट बोर्ड के किताब के ऊपर ही मैं डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपको आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कलेक्टर बनना है, तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में और एक्स्ट्रा मटेरियल देना जरूरी है। बोर्ड ने तो बहुत अच्छी तरह से किताब डिज़ाइन की है, फिर भी और कुछ प्लस देना हो सकता है तो मैं देने की कोशिश करता हूँ। वी हैव स्टडी द पोटेंशियल एनर्जी इन लास्ट स्टैंडर्ड यानी कि हमारे लास्ट स्टैंडर्ड में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। ओके, तो आगे का पॉइंट क्या है देखो, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। स्टेट और पोटेंशियल एनर्जी, देखो मैं आपको अच्छी तरह से ये पॉइंट, ये कंसेप्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी स्टोर्ड, किसी भी अगर ऑब्जेक्ट में, किसी भी पदार्थ में अगर कोई एनर्जी स्टोर होती है तो उसके स्टेट की वजह से होती है, उसकी पोजीशन की वजह से होती है। यानी कि सब जो मैंने ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल अपने टेबल से मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, ये देखो मेरे हाथ पे है, तो हाथ पे पोटेंशियल एनर्जी अलग रहेगी। अगर मैं इसे उठा के थोड़ा सा ऊपर लेता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, बदलेगी बोले तो कमी नहीं होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इसकी पोजीशन यानी कि इसकी जो हाइट है, ग्राउंड लेवल से जो कुछ भी हाइट है, ये थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, और हाइट की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहती है। अगर हाइट बढ़ती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट, पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से इसके पहले के वीडियो में पढ़ाया है, बताया है, और अभी भी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये रहा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, लेकिन आगे एक दूसरा वर्ड यहाँ आया है और वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल यानी कि अर्थ की जो कुछ भी ग्रेविटेशन रहेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम अभी देखने वाले हैं। तो चलो, द एनर्जी इज रिलेटिव, द एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीज एज वी गो टू द ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो क्या कहा है यहाँ, एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीजेस, वो बढ़ जाएगी, बढ़ती है, वाढत जाते, कशी वाढत जाते, ॲज वी गो टू द ग्रेटर हाईट, थोडीशी उंचीने आपण जर वर जात असाल, ग्रेटर हाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे ग्रेविटी के ऊपर भी फर्क पड़ता है, हमारी ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है, और उसी तरह से उसके पोटेंशियल एनर्जी देखो, रिलेटिव एनर्जी एंड इंक्रीजेस एज वी गो टू द ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इसी तरह से। ओके, और आगे का पॉइंट क्या है देखो, वी हैड अज्यूम्ड दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक इमेजिन करो, एक कंसीडर करो, क्या कंसीडर करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, अगर कोई मास m है, ये देखो इस तरह से ये अर्थ है, हम जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बदल होता है। ओके, और समझो ये अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हमने इस तरह से रखा है, उसका मास समझो m है, तो उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये हम आगे देख रहे हैं। एट हाइट h, यानी कि h हाइट है इस तरह से,
फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज द इज mgh। यानी कि समझो अगर कोई चीज इस तरह से हमने अर्थ के सरफेस के ऊपर से कुछ हाइट को हमने यहां रखी है, समझो इसकी हाइट h होगी। ओके, हाइट h होगी, बराबर है, इसकी हाइट h होगी। और यहां अगर बॉडी हम वहां लेके जाते हैं तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, दिस वन इज द mgh, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। m इज द मास, g इज द ग्रेविटी विच इज एक्टेड बाय द अर्थ एंड हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से जो कुछ भी हाइट रहेगी वो हाइट हमने यहाँ h कंसिडर की है। और वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, तो वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी रहेगी mgh, इस तरह से रहेगी। ओके, तो आगे का देन ओके, तो आगे का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देखो, वी हैड mgh एंड ऑन द ग्राउंड इट इज 0। जैसे जैसे ये बॉडी आकाश में ऊपर जाएगी वैसे वैसे इसकी ग्रेविटी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे ये बॉडी अर्थ की तरफ आएगी यानी कि हाइट उसकी डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर वो ऑब्जेक्ट हमने अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी 0, क्योंकि वहां का हाइट रहेगी 0। वहां की हाइट 0 होगी तो आने वाला जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ये मल्टीप्लिकेशन आपको 0 मिलेगा। ओके, तो देखो आगे का पॉइंट क्या है। देन पर्सनल चैटिंग मत करो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई। ओके, पर्सनल चैटिंग मत करो, किसी को गालियां मत दो। सर सॉल्व एग्जाम्पल्स। ओके, मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद पूरे एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ जो भी मेरे पास है। तकरीबन मैं आपको 50 या 60 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। 50 to 60 एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ इसके ऊपर। यानी कि एग्ज़ाम में हमारी जो कुछ भी एग्ज़ाम आएगी तो आपके एग्ज़ाम में जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ उसको छोड़ के दूसरे एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। इस तरह से मैं न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पूरे एग्जाम्पल्स में लेने वाला हूँ। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद सिक्वेंसली हम पूरे एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। हमारे बुक में सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो भी लेने वाला हूँ और अनसॉल्व एग्जाम्पल भी लेने वाला हूँ। और मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, तकरीबन मेरे पास तकरीबन जनरली 2000 के आसपास मेरे पास एग्जाम्पल्स है। 2000 के आसपास ग्रेविटेशन के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन मैं 2000 यहाँ नहीं ले सकता। तो खाली एग्जाम्पल मैं 50 to 60 एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइम बहुत लगता है और ये सॉल्व करके देना वगैरह बोले तो बहुत टाइम जाता है। आपका चैप्टर भी और सिलेबस भी मुझे बहुत सारा कवर करना है। ओके, चलो आगे का पॉइंट लेता हूँ। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ। लेकिन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा इसके बारे में मैंने इसके पहले जो है द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी के वैल्यू जो कुछ भी चेंज होता है उसके बारे में मैंने यहाँ बताया, आपको उसी वीडियो में बताया है। ओके, चलो बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। चलो देन व्हेन h इज स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस r ऑफ द h इज स्मॉल। कैसे? ग्राउंड इट इज 0। अगर वो बॉडी आकाश से लेकर अगर धरती के ऊपर रहती है, अर्थ के सरफेस पे अगर उसे रख देते हैं तो उसकी जो कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो 0 रहेगी। वो 0 क्यों रहेगी? तो देखो h इज स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये देखो मैंने यहाँ रेडियस यानी कि अर्थ आपके लिए यहाँ लेके रखी है। इस तरह से देखो ये अर्थ है। ओके, और ये जो अर्थ है हमारी, तो ये जो अर्थ का ये सेंटर है और सेंटर से लेके अगर इस तरह से हम इसके मेंशन करते हैं तो ये रही हमारी रेडियस। ओके, इस तरह से ये रेडियस रहती है।
अगर ये रेडियस है तो ये समझो ऑब्जेक्ट इस तरह से सरफेस के ऊपर है, तो इसकी हाइट एक ना के बराबर होती है, यानी कि 0 होती है। अगर ये 0 हो जाएगी तो देखो एम जी एच इज इक्वल टू एम जी है, लेकिन एच कितना आएगा, 0 रहेगा। तो एच अगर 0 आहे तर इनका मल्टिप्लिकेशन कितना आएगा, गुणाकार किती येईल यांचा, 0 येईल। म्हणून पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर कोणत्याही पदार्थाचं पोटेन्शियल एनर्जी 0 असते। ओके, वी कॅन अज्यूम जी टू बी कॉन्स्टंट एव्हरीवेअर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जस्ट इट नॉर्मल चेंज होतो, अँड कॅन यूज द अबाव फॉर्म्युला। आपण हा वरील फॉर्म्युला वापरू शकतो, म्हटलंय दिस इज द एम जी एच। ओके, आणि मग पुढे काय सांगितलंय, बट द लार्ज वैल्यू ऑफ एच, अगर वैल्यू एच ज़्यादा है, यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर कोई बॉडी इस तरह से जा रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एच। वैल्यू ऑफ जी कह रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं कर रहा हूं। जैसे जैसे अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं, ऊपरी डायरेक्शन में जाते हैं, हाइट हमारी बढ़ जाती है, तो अर्थ के सरफेस से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है ये मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बताया है, और वो है जी इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, बराबर है ना, आर स्क्वायर, और ये अर्थ के रेडियस के बराबर हुआ। अगर हम इसे एच भी ऐड कर देते हैं तो आर प्लस एच स्क्वायर रहेगा, आर प्लस एच होल स्क्वायर रहेगा। जैसे जैसे एच बढ़ेगा वैसे वैसे ये जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये अर्थ की ग्रेविटी के बारे में मैंने आपको बताया है। ओके, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट बोले तो बहुत ही दूर है हमसे, इनफाइनाइट बोले तो हम उसे मेजर नहीं कर सकते, बहुत सारा दूर है हमारे पास है। फ्रॉम द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एंड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज़ है, समझो इस तरह से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखो समझो ये चीज़ है और ये चीज़ इस तरह से इधर कहीं तो बहुत दूर डिस्टेंस पे है, बहुत ही दूर डिस्टेंस पे है। अगर ये बहुत ही दूर डिस्टेंस पे है तो वहाँ की जी की वैल्यू वहाँ की 0 बन जाएगी, क्योंकि यहां बताया है द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी इतना बहुत दूर होने की वजह से वहां तक अर्थ की ग्रेविटी वर्क नहीं करती, इसलिए जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझो आपको समझो एक दो चुंबक है, दो मैग्नेट है, अगर ये दो मैग्नेट एक दूसरे के नज़दीक अगर हम रख देते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स आपको देखने को मिलता है और दो एक दूसरे की ओर खींचे जाते हैं और बाद में चिपक जाते हैं। लेकिन एक मैग्नेट आपने आपके हाथ में रखा और दूसरा मैग्नेट किसी एक बच्चे ने बस स्टैंड में रखा। आपके घर के पास अगर कोई आजिक नज़ीक जो कुछ भी बस स्टैंड होगा, वो बस स्टैंड में एक दूसरा मैग्नेट लेके खड़ा है, तो ये दोनों एक दूसरे की ओर खींचे गए, क्या उन दोनों के बीच फोर्स तो होगा ही, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। उसी तरह से जैसे 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 हम दूर जाएंगे अर्थ के सरफेस के ऊपर से, वैसे वैसे ग्रेविटी में चेंज होता है, ग्रेविटी बदल जाती है। ओके, तो आगे का पॉइंट आगे देखो, देन क्या है, सो इट इज मोर अप्रोप्रिएट, सो it is more appropriate to assume the value of potential energy to be 0 there, and thus for smaller distance, एक smaller distance के बारे में, smaller distances that is heights, the potential energy is less than 0, that is it is negative। और एक बार बता रहा हूँ, देखो, so it is more appropriate to assume the value of potential energy to be 0 there, thus a smaller distance that is heights the potential energy is less than 0, potential energy क्या होती है, less than 0, that it is negative, और वो negative रहेगी। When an object at a height h from the surface of earth, its potential energy, अगर कोई चीज़ है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ हाइट को है, that may be at some desired height, अगर कुछ हाइट को है तो उसकी ग्रेविटी इस तरह से रहेगी, किस तरह से, दिस इज माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, इस तरह से एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रहेगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी दैट पी इज इक्वल्स टू माइनस
GMM डिवाइडेड बाय R प्लस EH, इस तरह से। बच्चों मैं आपको स्पेशली स्टूडेंट पेरेंट्स सब लोगों को मैं एक स्पेशली बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर नीट जी और सीईटी के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। आप कहेंगे कि ये तो 10वीं का है और 10वीं के कैसे 12th में पूछे जाएगा, वैसे नहीं है। अगर 10वीं का भी हो तो ये कंसेप्ट आगे आपको ग्रेविटेशन चैप्टर है एक, आगे 11th को भी एक ग्रेविटेशन चैप्टर है फिजिक्स में, और वहाँ इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह है, और वो भी एग्जाम्पल्स नीट जी के लिए पूछे जाते हैं। कि वैसा नहीं है कि वहाँ के एग्जाम्पल यहाँ नहीं होंगे, तो दोस्तों वहाँ के एग्जाम्पल बहुत सारे यहाँ एग्जाम्पल है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब अगर आप 10th बोर्ड का भी एग्जाम्पल्स फेस कर रहे होंगे तो इसके ऊपर भी एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसीलिए आपको एक जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपको स्पेशली याद रखना होगा, GMM बाय R प्लस EH। इसके ऊपर मैं भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ। ओके, हियर M एंड R अर्थ मास एंड रेडियस रेस्पेक्टिवली। कौन सा क्या क्या है? कैपिटल M, दिस इज द कैपिटल M, ओके, एंड कैपिटल R। कैपिटल M क्या है? कैपिटल M इज द मास ऑफ दिस अर्थ। ये जो अर्थ मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसका मास हमने कैपिटल M कंसिडर किया है। अगर हम रेडियस से सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो ये रहेगा कैपिटल R, यानी कि दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। और ये जो स्मॉल m मैं आपको बता रहा हूँ, तो स्मॉल m रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसी ऑब्जेक्ट का मास रहता है, द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, एंड जो h है ये इक्वेशन में, h यानी कि हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से लेके जो कुछ भी हाइट रहेगी वो हाइट आप h से यहाँ मेजर डिटरमाइन यानी कि मेंशन की जाती है। ओके, चलो आगे का पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। वी हैव सीन देन व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। अब थोड़ा सा चेंज है, ये देखो मैं ये रहा, इस तरह से मैंने आपको ये क्या बताया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको स्पेशली याद रखना होगा। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी, इनका जो टर्म्स है, ये टर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बताना भूल गया था और वो है कैपिटल G। और कैपिटल G बोले तो दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टंट, दिस इज कॉल्ड एज युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट। याला आपण वैश्विक स्थिरांक असे म्हणतो, वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्व स्थिरांक असं म्हणतात याला, ग्रॅव्हिटेशनल। ओके, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आहे, गुरुत्वीय स्थिरांक आहे। आणि या स्थिरांची व्हॅल्यू सुद्धा तुम्हाला मी दिलेली आहे आणि ही सर्रास कॅल्क्युलेशनमध्ये सगळीकडे तुम्हाला उपयोगाला पडते। समजा तुम्हाला दोन प्लॅनेटच्या दरम्यानचा जर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काढा म्हटलं, पोटेन्शियल एनर्जी काढा म्हटलं, तर त्या ठिकाणी कॅपिटल G ची किंमत तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे। सर्रास प्रॉब्लेममध्ये गिवन डाटामध्ये ही टर्म दिली जाते, गिवन म्हणून एक ब्रॅकेटमध्ये व्हॅल्यू दिली जाते। आणि समजा नाही जरी दिली तर ही व्हॅल्यू तुम्हाला लक्षात ठेवावी लागते, लक्षात ठेवावीच लागते। ओके, कारण का मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनमध्ये तुमचे जे ऑब्जेक्टिव्ह असतात प्रश्नपत्रिकेमध्ये, बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये ही व्हॅल्यू विचारली जाऊ शकते आणि कॅल्क्युलेशनमध्ये तर हिचा उपयोग आहेच आहे, याशिवाय दुसरा काही सांगायची आवश्यकता नाहीये। ओके, आता दुसरा मुद्दा मी पाहणार आहे तो म्हणजे एस्केप वेलोसिटी, ज्याला मराठीमध्ये आपण मुक्ती वेग असे म्हणतो। आता मुक्ती वेग म्हणजे काय लक्षात घ्या, मुक्ती। आता आपल्या परिसरामध्ये कुणीतरी मुक्ताबाई असेल, ठीक आहे ना, मुक्ताबाई, आणि त्या मुक्ताबाई पासून सुटका मिळणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज मुक्ती वेग। असं काही नाहीये बरं का। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी म्हणजे निष्ठून जाण्याचा वेग, निष्ठून जाण्यासाठी लागलेला कमीत कमी वेग। एक छोटंसं एग्जाम्पल देतो आणि त्या एग्जाम्पलच्या आधारे तुम्ही परफेक्टरित्या ही समझून घ्याल, बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। एक मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह, बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल पूरा होने के बाद आप बहुत भी बोलेंगे सर आगे का पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ गए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एस्केप वेलोसिटी क्या है। अगर आपको परफेक्टली समझ में आ गया तो यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं सर आगे का बीट ले लो, ये पढ़ाने की ज़रूरत है, हमें समझ में आया। आप बिंदास यहाँ लिख सकते हैं।
अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो। चलो, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक कम है। वीडियो स्टार्ट करने के लिए उंगली का इस्तेमाल करते हैं, आंखें मलने के इस्तेमाल करते हैं, नाक में उंगली डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लाइक करने के लिए वही उंगली क्यों नहीं इस्तेमाल करते यार आप? इतना गंदा हूँ मैं, ये जो काम कर रहा हूँ तो इतना बैड काम है जो कि आपके एक लाइक के भी लाइक का नहीं है। ओके, चलो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको एक इसके वेलोसिटी के बारे में। समझो मैं हिंदी में बताऊंगा, हिंदी मेरी तो उतनी 100% प्योर नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे अदर ऑफ महाराष्ट्र जो कि मराठी व्यतिरिक्त जे विद्यार्थी आहेत ते थोडंसं रिक्वेस्ट करतात, त्याच्यामुळे हे हिंदीमधूनही थोडंसं सांगावं लागतं आहे मला। ओके, तर देखो, समझो दोपहर का टाइम है, समझो इस तरह से धूप वगैरह गिरी है, दोपहर 2 बजे का टाइम है, आप रस्ते से जा रहे हो, खेती है समझो, एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आपको जाना है, धूप पड़ी है, आपको बहुत प्यास लगी है, जम के प्यास लगी है, आप रास्ते से चलकर जा रहे हैं, बराबर है। एक रास्ते से जाते वक्त आपको एक पानी का स्टॉक मिला, ज्याला आपण हाड़ वगैरह म्हणतो, हौद वगैरह म्हणतो, एक हौद मिला। वो पानी में कुएं का पानी मोटार की तरफ से, इंडक्शन मोटार की तरफ से कुएं में पानी पड़ रहा है, पानी बहुत ज़बरदस्त है, ठंडा ठंडा पानी है। पानी देख के ही आपको लगा कि भाई पानी तो अभी पीना ही चाहिए। आप पानी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा इमेजिन करो, आप जा रहे हैं पानी की तरफ, लेकिन वो जो हौद था, वो हौद के बाजू में एक ठंडा सा एक आम का पेड़ भी है, बड़ा बड़ा, और वो पेड़ के नीचे, वो हौद के बाजू में आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो उसी वक्त आपको एक कुत्ता नजर आया। पानी तो प्यास तो बहुत जम के लगी है, जम के प्यास लगी है, जम के प्यास लगी है, समझ में आ रहा? प्यास तो बहुत लगी है, अगर पानी नहीं पिया तो एक आधे घंटे में जान चली जाएगी। इतनी कंडीशन में आप पहुंच गए हो, क्रिटिकल कंडीशन में हो। लेकिन जब आप पानी की तरफ जा रहे हैं तो आपको कुत्ता नजर आया। ओके, कुत्ता नजर आने के बाद आप वहीं ठहर जाते हैं। आपके पैरों की आवाज आते ही कुत्ता खड़ा हो जाता है। कुत्ता मान उठा के देखता है आपकी तरफ, ऐसा घुर के देखता है। आप कुत्ते को देखते हैं, कुत्ता आपको देखता है। उसी वक्त आपको लगता है कि अरे बाप रे, कुत्ता तो उठ गया। वो कुत्ता मान उठा के देखता है और अपने दिल में ही सोचता है, अरे बाप रे, मैं तो यहाँ आराम से सोया हूँ, लेकिन ये आदमी मेरी तरफ आ रहा है। आप डर जाते हैं, आपके हाथ के ऊपर, बॉडी के ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कुत्ते को देखते ही। बहुत सा काला काला कुत्ता, आंख ओकते हुए उसके आंख, लाल लाल आंख, और वो कुत्ता जस्ट आप जैसे हौद के नज़दीक आ रहे होंगे, वो आपको देखते ही वो कुत्ता उठ के खड़ा हो जाता है। आप दिल में ही सोचते कि अरे बाप रे, अब तो कुत्ता उठ के खड़ा हो रहा है। आप भागने की तैयारी में रहते हैं, आप भागने लग जाते हैं। उसी वक्त ये कुत्ता आपके पीछे लगता है। समझ में आ रहा है ना? आपके पीछे लगता है, लेकिन भाई ऐसा रहता है, वो कुत्ता उठकर भागने की तैयारी में रहता है। उसे लगता है कि ये आदमी आकर मुझे ना मारे, अगर ये आदमी मुझे मारेगा तो मुझे पत्थर लगेगा, मुझे इजा होगी, इसलिए वो भागने की तैयारी में रहता है। लेकिन उसी वक्त आप भाग जाते हैं, आप भागने लगते हैं, आप दौड़ने लगते हैं, तो कुत्ता सोचता है हाँ अब अच्छा हुआ, चलो ये इसको मैं पकड़ लेता हूँ। क्योंकि कुत्ता भागने की तैयारी में रहता है, भाग जाने की तैयारी में रहता है, उससे पहले आप भागने लगते हैं, तो आपके पीछे कुत्ता लगता है। यानी कि जो डरता है उसके पीछे दूसरा लगता है। हमारे सोसाइटी में भी वही है, हमारे सोसाइटी में, समाज में भी वही उसी तरह से होता है। जो डरता है उसे ही लोग डराते हैं, और जो डरता नहीं है उसे लोग बोलते हैं अरे बाप रे, ये डरता नहीं है, वो बदमाश है, इसके नाद को नहीं लगना, इसके पीछे नहीं लगना, नहीं तो ये अपने को बर्बाद कर देगा। ऐसे हो जाता है सोसाइटी में, समाज में। उसी तरह से हम आगे भागने लगते हैं, कुत्ता हमारे पीछे लगता है, बराबर है ना? अगर आपकी स्पीड और कुत्ते की स्पीड अगर सेम है, कांस्टेंट है, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ,
कुत्ते की स्पीड और आपकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो कुत्ता और आपके बीच जो कुछ भी डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं। समझो ये आप है, समझो इधर आप है, इस तरह से ये ऐसे हाथ करके दौड़ रहे हैं, बहुत ऐसे लंबे लंबे पाँव डाल के भाग रहे हैं, और ये आपके पीछे इस तरह से ये कुत्ता लगा है, ये कुत्ता है, ओके, इसके 4 पैर है और इसकी ये बड़ी 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 पूंछ है। एक कुत्ता आपके पीछे लग रहा है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, और दोनों का अगर वेलोसिटी सेम है तो दोनों के बीच डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। ओके, अगर ये कुत्ते से आपको छुटकारा पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। आप अगर पीछे देखते हैं, अरे भाई मैं कितने टाइम से दौड़ रहा हूं लेकिन ये कुत्ता मेरे पीछे ही है, तो आप घबरा जाते हैं और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। तो और स्पीड बढ़ाने के बाद धीरे 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 दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ जाता है, और दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ने के बाद ये कुत्ता सोचता है कि अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा भाग रहा है, हमारे बीच में तो डिस्टेंस बढ़ गया, ये मुझे नहीं मिलता, इसका ब्लड टेस्टिंग नहीं करने को मिलता, इतना कितना अच्छा ब्लड होगा, कितना टेस्टी ब्लड होगा। वो मिस करता है आपके ब्लड को, आपल्या रक्ताला तो मिस करतो आणि म्हणतो जाऊ द्या, याचं गोड रक्त आता नाही मिळालं तर नाही मिळालं म्हणून तो तुम्हाला सोडून देतो आणि तो वापस जाऊन त्या झाडाखाली आराम मान टाकून झोपी जातो, ठीक आहे नाही। म्हणजे दोघांमधलं अंतर वाढवण्यासाठी तुम्ही जो काही वेग वाढवला, ठीक आहे नाही, दोघांचा अंतर, कुत्र्याचा वेग आणि तुमचा वेग जर कॉन्स्टंट असेल तर तुम्ही निसटू शकणार नाही, परंतु कुत्र्यापासून तुम्हाला निसटण्यासाठी तुम्ही कुत्र्याच्या वेगापेक्षा जो काही एक्स्ट्रा वेग वाढवला, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया ना। अर्थ क्या करती है, अगर अर्थ सरफेस पे आकाश में कोई चीज जा रही है तो उसी चीज को अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ वो बाइंड करती है, खींच के रखती है। लेकिन अर्थ के ग्रेविटी से अगर उसी चीज को इन्फ्लुएंस के बाहर उसे अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी जो कुछ भी रहेगी उससे भी थोड़ा एक मिनिमम वेलोसिटी से थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी आपको इंक्रीज करनी होगी, तब भी वो चीज़ अपनी अर्थ की ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस से बाहर जाएगी। जैसे कि आप कुत्ते के ग्रेविटी इन्फ्लुएंस के बाहर दौड़ के गए, उसी तरह से ये चीज़ होती है। इसे कहते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। आपको समझ में आई होगी, आई क्या? ओके चलो, तो इस तरह से ये रहा एस्केप वेलोसिटी। देखो, देन वी हैव सीन दैट व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, थोड़ा सा जल्दी बता देता हूं, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस बिकॉज द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। जब ऊपर फेंक रहे चीज तो उसका वेलोसिटी कम होता है। क्यों होता है? तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ एक ग्रेविटी अप्लाई करती है और अर्थ उसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर जाने नहीं देती, वो खींच के रखती है, और खींच के रखने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीजेस, जैसे ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होगी। लेकिन ऐसी एक डिजायर्ड हाइट आएगी, इस तरह से ऐसी एक डिजायर्ड हाइट आएगी कि उसी हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0 बन जाएगी, ठीक है नहीं? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 बनेगी, और उसी पोजीशन पे कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए, सेकंड भी नहीं, कुछ टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए, कुछ सेकंड का कुछ पार्ट वो वहाँ यानी कि स्टेबल होगी, स्टेशनरी हो जाएगी, और उसके बाद ये धीरे धीरे अर्थ की तरफ आने लगेगी। जैसे जैसे नीचे आएगी, जैसे जैसे वो नीचे आनी शुरू होगी, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और अर्थ के सरफेस के ऊपर जब वो रीच होती है, पहुंच जाती है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी ही सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से जस्ट पहले। ओके, और ये रहा एस्केप वेलोसिटी में, डिक्रीजेस बिकॉज द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। ओके, देन आगे क्या क्या है देखो, वेलोसिटी, देन द वेलोसिटी बिकम 0 आफ्टर रीचिंग सर्टन हाइट। एक सर्टन हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 बनती, ये मैंने आपको बताया। आफ्टर दैट स्टोन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, उसके बाद क्या होता है? ये स्टोन क्या होता है? नीचे आना शुरू कर देता है। इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। उसकी ज़्यादा हाइट कैसी हो सकती है? अगर आप नीचे से जितना पत्थर ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकते हैं तो उतना उसकी हाइट ज़्यादा डिपेंड करेगी। अगर आप उसके ऊपर फोर्स बहुत कम अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा हाइट जाएगा और नीचे आएगा।
ठीक है ना। और ज़्यादा वेलोसिटी आप बढ़ाओगे तो ज़्यादा हाइट के लिए वो जाएगी। यानी कि आप इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो पत्थर है आप नीचे से छोड़ देते, फेंक देते हैं, बहुत ही जोर से फेंक देते हैं, यानी कि हाथ से जब आप छोड़ते हैं उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी रहती है, इसके ऊपर वो पत्थर ऊपर जाने का उसका हाइट डिपेंड करता है। ओके, उसकी हाइट डिपेंड करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, न्यूटन का थर्ड इक्वेशन के बराबरी में क्या है? न्यूटन का थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a है। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये क्या है? 2a है। ओके, 2a है। ओके, और इसके बाद हम आगे का देखते हैं। v देखो, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, जब वो पत्थर है, जैसे कि यहां से हम छोड़ देते हैं, यहां जाके फाइनल वेलोसिटी बोले तो यहां कहीं तो एक डिस्टेंस पे जाके वो खड़ा होगा, स्टेबल होगा। तो ये जो है ना इसकी वेलोसिटी, यहां एक वेलोसिटी उसकी 0 हो सकती है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, फाइनल वेलोसिटी यानी कि फाइनल जो मैक्सिमम पॉइंट रहेगा, हाइट रहेगा, वहां की वेलोसिटी 0 रहेगी। और ये इज इक्वल टू -g, और उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो सकती है? -g हो सकती है। ओके, हो सकती नहीं, होती है। ओके, तो देखो फाइनल वेलोसिटी हमने क्या ली है यहाँ? फाइनल वेलोसिटी देखो ये 0 है, तो इसी इक्वेशन पे अगर ये इसे हम रख देते हैं तो देखो v इक्वल्स टू 0 है, ये यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ ज़्यादा होती है। ओके, और ये जो 2 है और ये है ना, ये -g होता है, -g होता है क्योंकि अर्थ को अपोजिट करता है, अर्थ के अपोजिट रहता है। यानी कि जो चीज़ अगर ऊपरी डायरेक्शन में जाती है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम माइनस इमेजिन करते हैं, इमेजिन नहीं माइनस कंसीडर करते हैं। ये यूनिवर्सल जो सिस्टम है हमारी IUPAC जो सिस्टम है, तो IUPAC सिस्टम की तरह ये इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स उन्होंने ये फिक्स कर दिया है। ओके, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल इज, तो मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी? ये देखो, ये फार्मूला आपको आगे कैलकुलेशन के लिए काम आता है, आपको आगे ओके, आगे इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे एग्जाम में। ओके, तो यस इक्वल्स टू क्या है? -u² टू g, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझो आपके हाथ में से एक 200 मीटर पर सेकेंड, यानी कि क्या है? वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। इसी वेलोसिटी से अगर कोई चीज आप ऊपर फेंक रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं तो वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, यानी कि दैट ऑब्जेक्ट हाउ डिस्टेंस विल कवर, यानी कि वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, ये आपको पूछा है। इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड है, जीच की वैल्यू तो आपको पता है, इनकी वैल्यू वगैरह रख के आप पूरा कैलकुलेशन कर सकेंगे। ओके, चलो ये आगे का पॉइंट इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। 10 द हाइयर द इनिशियल वेलोसिटी, जैसे ज़्यादा रहेगी उतनी, द हाइयर इज द हाइट रीच्ड द बाय द बॉल। जितने आपके हाथ में से जितने जोर से आप चेंडू फेंकोगे, बॉल फेंकोगे, गेंद फेंकोगे, उतनी ही ज़्यादा चेंडू यानी कि बॉल जितना स्पीड से आप फेंकोगे उतना ही डिस्टेंस यानी कि उतनी हाइट वो कवर करेगा। ओके, आगे का पॉइंट क्या है? द रीजन फॉर दिस इज दैट द हाइयर द इनिशियल वेलोसिटी, जितनी ज़्यादा है, द बॉल विल अपोज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ मोर। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा, जितनी अर्थ के ग्रेविटी को वो ज़्यादा अपोज करके ऊपर जाएगा। एंड लार्जर विल बी द हाइट टू विच इट कैन रीच। और जितना वेग ज़्यादा है, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा है, उतना वो ज़्यादा हाइट के ऊपर जाएगा, यानी कि अर्थ के ग्रेविटी को उतना ही ज़्यादा वो अपोज करेगा और अपोज करके वो आकाश में चला जाएगा। लेकिन धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। वी हैव सीन अबाउ द वैल्यू ऑफ जी, देखो वी हैव सीन अबाउ दैट द वैल्यू ऑफ जी कीप्स डिक्रीजिंग, धीरे धीरे कम होती जाएगी एज वी गो हाइयर अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ। ये भी मालूम है आपको, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, पत्थर जाएगा, बॉडी जाएगी, वैसे वैसे अर्थ की ग्रेविटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अर्थ की ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, दस द फोर्स पुलिंग द बॉल डाउनवर्ड, और जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी उसी बॉल को अर्थ की तरफ खींचने की कोशिश करती है।
डिक्रीज एज द बॉल गोज अप, और जैसे 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 पत्थर ऊपर जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है और डिक्रीज हो जाती है। और उसके बाद देखो, इफ वी कीप द इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, अगर हम ज़्यादा रख देते हैं, इट विल रीच लार्जर एंड लार्जर हाइट, बताया ना मैंने आपको, ये बार बार है, एंड अबव अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। डिपेंड है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यानी कि जब हम फेंकते वक्त हमारे हाथ वो बॉल को जो कुछ भी वेलोसिटी देता है उसी वेलोसिटी के ऊपर उसकी हाइट डिपेंड करती है। द बॉल इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल, यानी कि बॉल क्या करता है आगे के नीचे के डायरेक्शन में वो ग्रेविटी उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जितनी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी उतना वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि अर्थ के ग्रेविटी के ऊपर वो क्या करता है, ओवरकम बोले तो विजय मिळवणे। समजा एखाद्याला आपण ओढाओढी खेचाखिची खेळतो बघा, आणि एखाद्याने हात वगैरे असा दाबून धरतो, त्याला सोडतच नाही, पण जो ओढणारा असतो त्याची जर ताकद जर जास्त असेल तर ज्याने दाबून धरेल त्याच्यातून तो सहजरित्या निसटून जातो, ठीक आहे, त्याला आपण ओव्हरकम असे म्हणतो, विजय मिळवणे असे म्हणतो। आता तुम्ही सरळ जर पाहिलं आपण तर तुम्ही WWF पाहत असाल, WWE पाहत असाल, ठीक आहे नाही, याचे व्हिडिओज वगैरे यूट्यूबवर वगैरे पाहत असाल, जसं की तुम्ही मला आता यूट्यूबवर पाहत आहात। मग त्याच पद्धतीमध्ये तुम्ही पाहता दोघीत पहिलवान तुल्यबळ असतात, रेसलर दोन्ही तुल्यबळ असतात, पण तरीही ज्याची ताकद जास्त असते त्या ठिकाणी विजय मिळवत असतो। तशा स्वरूपामध्ये इथं हातातून फेकलेल्या दगडाची वेलॉसिटी जास्त होते आणि अर्थच्या ग्रॅव्हिटीवर तो ओव्हरकम करतो। ओव्हरकम म्हणजे विजय मिळवतो, डाउनवर्ड पुल ऑफ द एस्केप। एंड देखो, ओवरकम द डाउनवर्ड पुल, नीचे की दिशा में जो कुछ भी खींचने वाला फोर्स रहता है उसके ऊपर वो ओवरकम करता है, पुल बाय द अर्थ एंड कैन एस्केप द अर्थ फॉर एवर, वो आकाश में चला जाता है, एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ, और वो अर्थ के सरफेस में वो अगेन नहीं आता। ओके, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। जैसे कि आप कुत्ते की नज़दीक से जैसे आप भाग गए उसी तरह से ये भी भाग जाता है, और पीछे अर्थ की सरफेस वो बाद में नहीं आता, क्योंकि ओवरकम कर देता है अर्थ के ग्रेविटेशन के ऊपर। नहीं तो आपको ऐसा लगता है क्या कभी कुत्ता बहुत ही अच्छा था, बहुत काला काला था, आग जैसी आंखें थी, बहुत ही स्मार्ट था, और उसकी आत्मा क्या कहेगी, उसे मेरा काटना था, उसे लगता था कि मुझे काटूं, लेकिन मैंने ये बहुत बड़ा पाप किया, चलो मैं अब कुत्ते के पास जाके बैठ जाता हूँ, कुत्ते को बोलूँगा कि तुझे बाबा तुझे जितना काटना है उतना काट ले, मैं पाप नहीं करूँगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं है। उसी तरह से ये भी कंडीशन है, आकाश में चला जाता है ऑब्जेक्ट, ओके। और देन वी कैन डिटरमाइन इट्स वैल्यू बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज फॉलोज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज फॉलोज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन म्हणजे काय? ऊर्जा अक्षयतेचा नियम। ऊर्जा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ओनली ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि विश्व में जितनी भी सारी एनर्जी, वो एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होता, है ना। इस तरह से मैं आपको ये बता रहा हूं, ओके। ये देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बारे में भी मैं एक आपको बहुत अच्छा सा बाबा का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। महाराज वगैरह रहते हैं ना, महाराज जो कहते हैं आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन है। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा सिर्फ ये जीव से दूसरे जीव में जाती है, ठीक है ना। आत्मा ये जीव से दूसरे जीव में जाती है, और वही भी राइट है, क्योंकि अभी अभी ज़मीन के ऊपर पृथ्वी पर बहुत सारे लोक संख्या बढ़ गई है। ये क्यों बढ़ी है? तो पुराने काल में पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे टाइगर होते थे, मंकी होते थे, डॉग होते थे, कुत्ते होते थे, ठीक है ना, जानवर होते थे। लेकिन अभी उनकी संख्या कम हो गई और मानव की संख्या बढ़ गई। तो हम सीधा सा है ना, आत्मा कभी मरती नहीं। वो जो सुअर की आत्मा आदमियों में आ गई, गधे की आत्मा आदमियों में आ गई, मंकी की आत्मा आदमियों में आ गई, और मानव की संख्या बहुत ही बढ़ गई, बराबर है ना। उसी तरह से अक्सर मैं कह देता हूँ, समझो कोई बच्चा है, समझो कोई स्टूडेंट है, अगर कोई थोड़ा सा बंदर जैसे अगर एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो मैं उसे बोल देता हूँ कि बेटा क्यों, तेरे पिछला जन्म याद आ रहा है क्या?
है ना, पिछला जन्म याद आ रहा है क्या, यानी क्या हुआ, वो पिछले जन्म में बंदर था, शायद उसको पिछले जन्म में याद आता होगा, इसलिए वो बंदर जैसी एक्टिविटी करेगा। एक जस्ट एक एग्जांपल है, जस्ट एक मजाक के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आत्मा की कंजर्वेशन वही है यहां, दूसरा कुछ नहीं है बेटो। ओके, डिटरमाइन द यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, त्यानंतर आणि मग पुढे काय सांगितलेलं आहे, एन ऑब्जेक्ट गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कोई चीज अपवर्ड जा रही है, हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी, द एस्केप ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से वो क्या करती है, चीज आगे निकल जाती है। ओके, बहुत बार हमारे बारे में भी ऐसा होता है, अगर माँ बाप बच्चों को बहुत सारे डांटते हैं, उसको एक शिस्त में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं कि कितना भी डांटो, कितना भी कुछ भी करो, वो शिस्त में नहीं रहते, तब माँ बाप थक जाते हैं और इसे जो कुछ करना है सो करने दो बाप, मैं तो थक गया, इसके समझ में ही नहीं आता। उसी तरह से हो जाता है, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से जैसे वो बाहर जाती है ऑब्जेक्ट, उसी तरह से हमारे माँ बाप के प्रेम में से हम थोड़े से दूर जाते हैं। कभी भी माँ बाप जो कहते हैं, तुम्हारे टीचर जो कहेंगे वही जिंदगी में करो, कभी खुद के दिल का अभी नहीं करना, बाद में करो जब आप बड़े बन जाओगे। ओके, तो फोर्स ऑफ, बड़े बोले तो क्या, पढ़े लिखे बड़े, उसका बड़ा बोले तो क्या, 100 किलो का छोटा सा प्यारा सा बच्चा नहीं, खा के मोटा बन गया तो उसे बड़ा नहीं करते, उम्र भी बड़ी, पद भी बड़ा, एजुकेशन बड़ा, सब कुछ बड़ा होता है, तो उसका कैरेक्टर भी बहुत बड़ा बन जाता है। ओके, बीइंग, देखो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देखो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिकम्स जीरो ओनली इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ओ, this means that the object to be from the gravity of earth, it has to reach the infinite distance from the earth. Okay, the object will come to rest at infinite distance and will stay there. और वो अर्थ की सरफेस के ऊपर से जब वो बहुत दूर जाएगा तो वहां जाके वो क्या होता है, स्टेबल होता है, स्थिर बन हो जाता है। अगर उसी तरह से ये इन्फ्लुएंस इसका बन जाता है। देखो, मैं अभी आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स में यहाँ बता रहा हूँ, तो ये एग्जाम्पल्स किस तरह से, इसके बारे में भी अभी हम थोड़ा सा देखते हैं। ओके, ये थोड़ा सा जो बुक का मैं मटेरियल लेके यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर किस तरह से है, ये काइनेटिक एनर्जी, दिस इज दी हाफ mv² है, काइनेटिक एनर्जी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। ये फार्मूलीज है और ये आपको एग्जाम्पल करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल बहुत काम आते हैं बोलो तो इसके ही ऊपर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम पे, इसलिए आपको इनको याद रखना पड़ेगा। ओके, और हाफ काइनेटिक एनर्जी, ये देखो ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ है, यानी कि एक चीज है और वो कहाँ है, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ के सरफेस के ऊपर है। ये देखो, मैं यहाँ आपको बताने वाला हूं इस तरह से। देखो, इस तरह से मैं आपको यहां बता देता हूं। ओके, और एन ऑब्जेक्ट गोइंग वर्टिकली, ओके बता दिया मैंने। ओके, एंड देन ये रहा, ये देखो ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ है, ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ, एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, और वो कहाँ है, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ के सरफेस के ऊपर है, इस तरह से। ओके, और उसकी वहां की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, तो दिसकी के इक्वल्स टू हाफ mv² रहेगी। ओके, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, दैट वन इज -gm/r², इस तरह से रहेगी। ओके, और टोटल एनर्जी क्या रहेगी, ये देखो टोटल एनर्जी मैं आपको यहां बता रहा हूं, तो टोटल एनर्जी क्या हो सकती है, तो टोटल एनर्जी देखो, दिस टोटल एनर्जी यानी कि TE इज इक्वल्स टू क्या है, तो KE प्लस PE,
यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है देखो, तो काइनेटिक एनर्जी है हमारी यहाँ हाफ mv² है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है देखो यहाँ मैंने बता दिया है माइनस gm/r है, नहीं तो gm/r² करोगे तो दैट इज दी ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन है वो, और ये ग्रेविटेशन है। ओके, अगर हम दोनों का अगर कंबाइन करते हैं तो बाद में इसका फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगा, वो 2 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना वगैरह, तो फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगा। ये रहा ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए ये फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, समझो एक चीज है इस तरह से और ये अर्थ के सरफेस से ऊपर, यानी कि समझो इस तरह से अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जाके यहां कहीं तो वो ऑब्जेक्ट है, चीज है, बॉडी है, तो वहां की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, तो देखो काइनेटिक एनर्जी रहेगी यहाँ की दैट इज के इक्वल्स टू 0 रहेगी, बराबर है। और उसके बाद ये रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटली रहेगी, इन्फाइनाइटली। तो देखो दिस इज द माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अल्फा जैसा क्लोज किया जाता है, और दैट इज इक्वल्स टू 0 रहेगी एट इन्फिनिटी। ओके, और उसी तरह से टोटल एनर्जी भी एज इन्फिनिटी डिस्टेंस को कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ये देखो दोनों का एडिशन करके आपको बताया है। अगर हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी 0 रहेगी, क्योंकि काइनेटिक वहाँ की ग्रेविटी कुछ भी नहीं रहेगी, इसलिए उसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, वहाँ पे 0 रहेगी। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ आपको एस्केप वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं बच्चों, और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, श्योरली अच्छे हैं, आप कम से कम ईच एंड एवरी वीडियो कम से कम 5 या 10 स्टूडेंट को आप शेयर करिए। अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ें हम अक्सर अच्छे लोगों के लिए हम शेयर करते हैं, अच्छे लोग अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों को शेयर करते हैं, तो अक्सर आप ये वीडियो श्योरली शेयर किया होगा, मुझे कॉन्फिडेंस है। अगर नहीं भी किया है तो इसे शेयर करो। अगर ये आपको लगता है कि ये जो मेरा टीचिंग है, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये काम अच्छा कर रहा हूँ, टीचिंग का काम आपको अच्छा लगता है कि मेरा काम ये आपको पसंद आता है, तो इसे लाइक करो, लाइक करो बच्चों, क्योंकि आपका लाइक एक मेरे लिए बहुत आशीर्वाद रहता है, मुझे एक एनर्जी देता है, क्योंकि आगे का वीडियो जितने ज़्यादा लाइक होते हैं उतना ज़्यादा मेरा एनर्जी बढ़ जाता है, मेरा हौसला बढ़ता है। अगर लाइक ही नहीं है तो मैं समझ लेता हूं कि अगर लाइक कम है तो मैं समझ लेता हूं कि ये मेरा वीडियो उतना अच्छा नहीं है, और जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूं ये काम अच्छा नहीं है। आपको जैसा लगता है आप वैसा करिए, लेकिन शेयर भी करिए, कमेंट करिए। ओके, तो और इसके बाद ये जो रहेगा, इसके बाद का पॉइंट लेने वाला हूं मैं, और वो है नेक्स्ट जो बीट है हमारा फाइनल, वेटलेसनेस कंडीशन इन द स्पेस। वेटलेसनेस कंडीशन ये भी मैं बहुत अच्छी तरह से आपको डिफरेंट एग्जांपल्स देके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, हमारे चैनल पे है, तो वहां जाके आप वीडियोस में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैंने साइंस का एक फोल्डर बनाया है, प्लेलिस्ट बनाया है अपने चैनल पे। तो प्लेलिस्ट में ये आकाश में हमारी सुनीता विलियम्स वगैरह जो कुछ भी एस्ट्रोनॉमर हैं वो आकाश में किस तरह से इधर उधर मूवमेंट करते, किस तरह से जाते हैं, उसके बारे में मैंने वीडियोस बना के रखे, अपलोड करके रखे। तो वो वीडियोस आप देख लीजिए आज के लिए, और वो वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस तरह से रहता है और ग्रेविटी किस तरह से रहती है, और वहाँ जो सैटेलाइट में यानी कि स्पेसशिप में एस्ट्रोनॉमर जैसे इधर उधर मूवमेंट करते हैं वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं, ओके, उसके बारे में, और वहाँ का वेट किस तरह से फील होता है, बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से मैं समझाने वाला हूँ आपको। ग्रेविटेशनल देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ये मैं कंसीडर करता हूँ, इमेजिन करता हूँ। तो आज के इस वीडियो के लिए यहाँ हम ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय बाय।